नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए तोमर ने कहा, 2 मुद्दों पर बनी सहमति 4 जनवरी को फिर मिलेंगे। नए कोरोना से मची खलबली, ब्रिटेन से आए लोग नदारद। धन संग्रह के नाम पर बढ़ाया इंदौर उज्जैन में सांप्रदायिक तनाव। पूर्व आईएएस अधिकारियों ने कहा, यूपी कट्टरता का एपी सेंटर। दिल्ली पुलिस फिर बेनकाब, वकील प्राचा पर लगाए आरोप झूठे। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले 2 छोटी गुजारिशें। पहली गुजारिश तो यह है कि आप तुरंत satyhindi.com की सदस्यता ग्रहण कीजिए, क्योंकि इससे स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती मिलेगी और गोदी मीडिया की निजात से मुक्ति पा सकेंगे। आप जानते हैं कि गोदी मीडिया क्या गुल खिला रहा है, किस तरह से सरकारी एजेंडे को आगे बढ़ाता है, फेक न्यूज़, मनगढ़ंत खबरें दिखाता है। इसलिए आर्थिक सहयोग दीजिए satyhindi.com को, उसको मजबूती प्रदान कीजिए इसकी सदस्यता ग्रहण करके। और इस वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सदस्यता का लिंक दिया गया है, आप उसको क्लिक कीजिए और अपनी मनचाही सदस्यता चुन लीजिए। दूसरी गुजारिश ये है कि satyhindi.com का ऐप आप तुरंत गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इसी वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मौजूद है, क्लिक करके तुरंत डाउनलोड कीजिए। तो आप उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। और आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की अहम खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। किसान और सरकार के बीच 7वें दौर की बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकल सका है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने जा रही है। अब 4 जनवरी को फिर से बातचीत होगी। वहीं किसान अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों ने 4 प्रस्ताव रखे थे, जिनमें से 2 पर सहमति बन गई है। पर्यावरण संबंधी अध्यादेश और बिजली बिल पर रजामंदी बन गई है। एमएसपी और 3 कृषि कानूनों को लेकर अभी चर्चा जारी है। कृषि मंत्री ने दावा किया है कि किसानों के मुद्दों पर किसान सरकार के बीच 50% सहमति बन गई है। किसानों के लिए सम्मान और संवेदना है। आशा है कि आगे की बैठक में किसान और सरकारों के बीच सहमति बनेगी। आज 41 किसान संगठनों ने केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत की, लेकिन बात अभी भी वहीं पर अटकी है कि क्या सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी या किसान पीछे हटेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री जो दावा कर रहे हैं वो दरअसल बढ़ा चढ़ा कर दावा कर रहे हैं, क्योंकि जो 50% की सहमति की बात वो कर रहे हैं, दरअसल वो उन 3 कानूनों को छोड़कर है जिसको रिपील करने की, जिसको वापस लेने की बात किसान कर रहे हैं। 2 कानून, एक बिजली से जुड़ा बिल है, कानून है, और दूसरा है पराली जलाने को लेकर जो बड़ा पेनल्टी रखी गई है, जुर्माना रखा गया है और कैद की सज़ा रखी है। उन दोनों मामलों में सरकार लचीली है और उसमें पहले से भी संभावना जताई जा रही थी कि इसमें सरकार ढील दे सकती है, इनको वापस ले सकती है, संशोधन कर सकती है, सुझावों को मान सकती है। लेकिन मुख्य मुद्दा है 3 कृषि कानूनों का, जिनको वापस लेने के लिए किसान अड़े हुए हैं। वो उनकी जिद समझ में आ रही है, ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो उस मामले पर अभी केंद्र सरकार का कोई रुख लचीला होते हुए नहीं दिख रहा है। बातचीत के बाद जो किसान संगठनों के नेताओं ने कहा है, उनका साफ कहना है कि अभी जो कुछ भी इस बैठक में हुआ है, तय हुआ है या प्रस्ताव किया गया है, उसको वो आपस में बातचीत करेंगे। उसके बाद ही कोई रिएक्शन देंगे कि इस बातचीत से उन्हें कुछ हासिल हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन एक सकारात्मक बात ये मानी जा सकती है कि दोनों पक्ष 4 जनवरी को फिर से बातचीत करने के लिए राजी हुए हैं, जिसका मतलब है कि बातचीत कहीं ना कहीं थोड़ा आगे बढ़ रही है और ये अच्छी बात है। ये भी स्पष्ट है कि किसानों के रुख में कोई परिवर्तन नहीं आने जा रहा है। किसान अपने जो मूल मांग है उससे टस से मस नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनका इस मामले में और विश्वास और मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि ये किसानों का दावा है कि जब से ये कानून बने हैं उत्तर प्रदेश में किसानों को उनकी फसल की आधी कीमतें मिल रही हैं, जो पहले मिलती थी इन कानूनों के न लागू होने के पहले, उससे आधी कीमतें। फिर उन्होंने मध्य प्रदेश का भी उदाहरण दिया कि कैसे वहाँ के किसानों को
ट्रेडर्स ने ठगा है, 2 करोड़ के चेक फर्ज देकर और गायब हो गया और उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ये मुद्दे भी इस बैठक के दौरान उठाए गए और बातचीत तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, लेकिन ठोस प्रगति के मामले में हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा हासिल नहीं हुआ है। ठीक है, कृषि मंत्री अगर आशान्वित है तो अच्छी बात है। सरकार अपने रुख को लचीला बनाने की तरफ आगे बढ़े, ये और भी अच्छी बात है। और इस मामले को जितनी जल्दी अगर वो सुलझा सके, ये उसके भी हक में है, भारतीय जनता पार्टी के हक में है, संघ परिवार के हक में है और कुल मिलाकर देश के हक में है, हित में है। क्योंकि इस तरह से किसानों का शोषण, दमन और उनकी लूटपाट ये नहीं चल सकती है इस हिंदुस्तान में। उनके खिलाफ कानून बनाना और कुछ कारपोरेट को फायदे पहुंचाने की रणनीति के तहत ये से कदम उठाना, ये निश्चित रूप से निंदनीय है, भत्सना के योग है और इस कदम को वापस पीछे खींचना ही चाहिए। किसानों का आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है, वो अभी कहीं भी हिलने डुलने को तैयार नहीं है, इसलिए सरकार पर लगातार दबाव बना हुआ है। हरियाणा के परिणाम आ चुके हैं। हरियाणा के नतीजों में जो स्थानीय चुनाव हुए हैं वो साफ तौर पर दिख रहा है कि वहाँ के लोग नाराज हैं और उन चुनावों में उन्होंने अपनी नाराजगी का प्रदर्शन भी किया है। तो जो भी वहाँ सत्तारूढ़ गठबंधन है, दोनों को नुकसान हुआ है और ये राजनीतिक संकेत शायद बीजेपी को और उसके जो शीर्ष नेतृत्व उसको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये नुकसान केवल हरियाणा में नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी होने जा रहा है और अगर इसको रोकना चाहता है तो इन कानूनों को उसे हटाना पड़ेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। ब्रिटेन से शुरू हुआ नया कोरोना वायरस अब भारत में भी फैलता जा रहा है। देश में अब तक 20 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं जिनमें कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक ऐसे 10 मामले सामने आ चुके हैं जिनके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर चला गया है। जिन 10 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण मिले हैं उनमें से मेरठ में 1, नोएडा में 3, गाजियाबाद में 2 और बरेली का 1 व्यक्ति है। वहीं ब्रिटेन से जितने लोग यूपी में वापस आए हैं उनमें से करीब 565 लोगों के मोबाइल बंद हैं और उनका पता निकालने का काम किया जा रहा है। यूपी में अब तक ब्रिटेन से लौटे 950 लोगों की जांच की जा चुकी है, जबकि अन्य की तलाश हो रही है। वहीं सरकार ने ब्रिटेन की उड़ानों पर प्रतिबंध को 7 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रतिबंध लगाया गया था। दूसरी ओर ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर भी है क्योंकि यहाँ इस्तेमाल के लिए अप्रूवल की लाइन में ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन सबसे आगे है। तो कोरोना का जो नया वर्जन है, नया स्ट्रेन है, वो बड़ी तेजी से फैलता है। जैसा कि आप जानते ही हैं 70 गुना ज़्यादा इसकी संक्रमण की गति है। तो इसलिए इस पर तुरंत नज़र रखना, काबू पाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने ढील ढाल की और जिसकी वजह से ब्रिटेन से या ब्रिटेन के आसपास जहां भी ये कोरोना यूरोप में फैला है उन देशों से आने वालों की स्क्रीनिंग ठीक से नहीं हुई, जांच ठीक से नहीं हुई। वो एयरपोर्ट से वापस अपने घरों को चले गए। उन्होंने अपने मोबाइल बहुत सारे लोगों ने बंद कर लिए हैं, वो ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं और जब तक ट्रेसिंग नहीं होगी तब तक टेस्टिंग नहीं होगी और जब तक टेस्टिंग नहीं होगी तब तक कोरोना से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो सरकार, प्रशासन कि ये लापरवाही अब बहुत घातक भी सिद्ध हो सकती है क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी तो नामालूम कितने लोग ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित होंगे और जो पूरे देश भर में फैल चुके होंगे। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे भी वहाँ से संक्रमित आए थे जो कि इस नए स्ट्रेन के सबसे ज़्यादा घातक प्रभाव के दायरे में आते हैं। इतने बड़ी संख्या में ब्रिटेन से लोग आए और फ्लाइट को भी देर से उनको रोका गया, मतलब 23 दिसंबर से उन पर प्रतिबंध लगाया गया, जबकि ब्रिटेन में करीब दिसंबर के पहले हफ्ते से ही वहाँ कोरोना के नए स्ट्रेन की जानकारी आ गई थी, वो फैलने लगा था और उसके घातक रूप सामने आ गए थे। तो जैसे कोरोना वायरस को रोकने में शुरू में पिछले साल
फरवरी से जब कोशिश करनी चाहिए तब मार्च के अंत में जाकर सरकार सक्रिय हुई थी, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ भी कम से कम 2 से 3 हफ्ते की जो देरी सरकार ने कर दी है उसके अब नतीजे सामने आ रहे हैं और बहुत सारे लोग अपनी इन बीमारियों को छुपा रहे हैं जो कि और भी घातक है। उन्हें समझदारी से गंभीरता से काम करना चाहिए और जो भी वहाँ से आए हैं उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए ताकि उनके संपर्क में आने वाले लोगों की भी टेस्टिंग हो सके और वो ज़्यादा दूर तक न फैल सके। लेकिन ये जो ब्रिटेन से लौटे हैं निश्चित रूप से वो एक अपराध का काम कर रहे हैं। किसी जाति धर्म का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, जैसा कि हमारा गोदी मीडिया अक्सर करता है। इसमें किसी भी धर्म जाति के लोग हो सकते हैं और उन्हें किसी तरह से टारगेट भी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर वो इस तरह से छिपा रहे हैं संक्रमण को या ब्रिटेन से आने के बाद अपने को टेस्ट कराने से बच रहे हैं, ये बहुत ही दुखद और कहना चाहिए कि आपराधिक किस्म की लापरवाही है, हरकत है और इसके लिए दंडित भी उनको किया जा सकता है। शायद वो इससे परिचित नहीं है, लेकिन ये काम ये बहुत सारे जानों को खतरे में डाल रहे हैं। तो एक तरफ सरकार की लापरवाही जिसकी वजह से ये फैलते जा रहे हैं और दूसरी तरफ से वहाँ से आने वाले लोगों की लापरवाही जिससे यह खतरा गंभीर रूप ले सकता है। उम्मीद करनी चाहिए कि अब सक्रियता दिखाएगा प्रशासन, समझदारी दिखाएगा, तत्परता दिखाएगा और इस पर जितनी जल्दी हो सके काबू पाएगा। अगली खबर लेते हैं। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद मध्य प्रदेश में भारी सांप्रदायिक हिंसा का सामना करने वाले उज्जैन शहर के बाद अब इंदौर में भी राम मंदिर के लिए धन संग्रह के दौरान पथराव की घटनाएं हुई हैं। पथराव में 2 दर्जन के लगभग लोग घायल हो गए हैं। घटनास्थल और इससे लगे क्षेत्रों में तनाव व्याप्त है। घटनाक्रम वाले क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदू संगठन देश भर में जन जागरण अभियान चला रहे हैं। अभियान के तहत रैलियां निकाली जा रही हैं और मंदिर निर्माण के लिए चंदा भी मांगा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी अभियान चल रहा है, लेकिन यहां माहौल को बिगाड़ने वाली वारदातें हो रही हैं। इंदौर जिले की देपालपुर तहसील के चांदनखेड़ी ग्रामीण क्षेत्र में मंगलवार को राम मंदिर के समर्थन में रैली निकालकर मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह कर रहे राम भक्तों की मुस्लिम समाज के लोगों के साथ झड़प हो गई। झड़प बाद में मारपीट और पथराव में बदल गई। पत्थरबाजी में दोनों समुदाय के 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। शिकायत है कि रैली के बीच में एक मस्जिद के करीब हनुमान चालीसा का पाठ करने के दौरान विवाद हुआ। हालात को काबू में करने के साथ ही पुलिस ने मामले की छानबीन के बाद कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। इंदौर से बीजेपी के सांसद शंकर लालवानी ने भड़काने वाला बयान दिया है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की तीखी निंदा करते हुए कहा कि राम भक्तों पर पथराव बर्दाश्त के योग्य नहीं है। उधर ऑल इंडिया त्योहार कमेटी के सदर डॉक्टर औसाफ शाह मीरी खुर्रम ने सत्य हिंदी से कहा कि मुस्लिम समाज को भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदू संगठनों द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण अभियान पर किसी तरह का ऐतराज नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में उकसाने वाली कार्रवाइयां उचित नहीं है। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर खुर्रम ने कहा, मुस्लिम मोहल्लों में राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने के प्रयास समझ से परे हैं। क्यों हमारे धर्म स्थल के आसपास हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है? स्पष्ट रूप से जहां बीजेपी की सरकारें हैं, जहां उन्हें शासन प्रशासन से संरक्षण मिल रहा है, वैसे में जो हिंदुओं में जो उग्रपंथी हैं या जो शरारती तत्व हैं, वो राम मंदिर के चंदा संग्रहण के नाम पर उकसाने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। मुस्लिम मोहल्लों में जाना, उन पर दबाव डालना, उनके धर्म स्थलों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये सब कुछ बताता है कि एक सुनियोजित ढंग से ये संघ परिवार एक जो नफरत और हिंसा का वातावरण देश में लगातार बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, उसको इस घटना से भी जोड़ा जा रहा है। यानी राम मंदिर जो एक पवित्र स्थल होगा, भगवान राम के नाम पे वो बनाने जा रहे हैं, उसके निर्माण के लिए वो इस तरह की हरकतें और हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इंसान और इंसान के बीच में दूरी बढ़े, टकराव बढ़े, नफरत बढ़े।
ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है जिसमें देश विभाजित हो रहा है। लेकिन ये राजनीतिक एजेंडा है, सियासी एजेंडा है, ध्रुवीकरण का एजेंडा है। और चूंकि अभी केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन से परेशान है, वो बुरी तरह से फंस गई है, तो ऐसा लगता है कि ध्यान बटाने के लिए भी एक कोशिश हो रही है। एक कोशिश की एजेंडे की ये है, दूसरी कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में जो चुनाव आ रहे हैं उन पर भी इसका प्रभाव डालना है। इसलिए राष्ट्र भर में इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। ये हिंदू जागरण अभियान नहीं है, दरअसल ये बीजेपी जागरण अभियान है। बीजेपी की राजनीतिक जागरण के लिए ये सब किया जा रहा है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। इसका मंदिर निर्माण से कुछ भी लेना देना नहीं तो शांतिपूर्ण ढंग से चंदा इकट्ठा हो जाता है, उसके लिए जल्द से जुलूस करने की जरूरत नहीं होती है और मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की जरूरत नहीं होती है, मुस्लिम मोहल्लों में जाकर डराने धमकाने की हरकतें नहीं होती है। लेकिन ये हो रहा है और बीजेपी शासित राज्यों में धड़ल्ले से हो रहा है, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री मंत्री जैसे शंकर लालवानी को आपने सुना, वो किस भाषा में बात कर रहे थे। तो इनकी प्रवृत्ति यही है, इनकी सोच यही है कि कैसे हिंदू मुसलमानों का टकराव हो और उससे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। और वही इंदौर में हो रहा है, वही उज्जैन में हो रहा है और वही अब आप आने वाले समय में देखेंगे देश में कई जगहों पर होगा, क्योंकि ये एक राजनीतिक एजेंडे के तहत बड़े सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वह शादी के लिए धर्मांतरण के पक्षधर नहीं है और सामूहिक धर्मांतरण को रोका जाना चाहिए। रक्षा मंत्री का ये बयान तब आया है जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के गैर कानूनी धर्मांतरण के तहत की गई कार्रवाइयों पर सवाल उठ रहे हैं। एक दिन पहले ही 104 रिटायर्ड IAS अफसरों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा था कि राज्य नफरत, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का केंद्र बन गया है। चिट्ठी लिखने वालों में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव और प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार TKA नैयर जैसे लोग भी शामिल हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि कथित लव जिहाद को रोकने के लिए बने अध्यादेश की वजह से गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक संस्थाएं भी सांप्रदायिकता के जहर में डूब रही हैं। इसी बीच राजनाथ सिंह का धर्मांतरण पर बयान आया है। एक साक्षात्कार में राजनाथ सिंह ने कहा है कि मैं पूछना चाहता हूं कि धर्मांतरण क्यों होना चाहिए। सामूहिक धर्मांतरण बंद होना चाहिए। जहां तक मुझे पता है मुस्लिम धर्म में कोई किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से विवाह के लिए धर्मांतरण का पक्षधर नहीं हूं। तो सबसे पहले राजनाथ सिंह को ही ले लीजिए, लगता है उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है देश का, या संविधान के प्रति उनके मन में आदर नहीं है। धर्म व्यक्तिगत मामला है, मैं किसी भी धर्म को पालन कर सकता हूं, कोई भी धर्म अपना सकता हूं, इसकी आज़ादी मुझे संविधान देता है। इसी तरह से मैं किसी भी धर्म की लड़की से शादी कर सकता हूं, या मेरे अलावा कोई भी जो भी जिस भी धर्म से शादी करना चाहता है उसके लिए स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है। अब राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि सामूहिक या व्यक्तिगत धर्मांतरण, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में 1956 में लाखों की तादाद में दलितों के साथ धर्मांतरण किया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। अब हमारे राजनाथ सिंह को और उनके जैसे और दूसरे नेताओं को वो सब चुभ रहा है। वो हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं, जो जातीय दमन है, वहाँ जातीय शोषण है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करना चाहते हैं। उस जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए आगे नहीं आना चाहते हैं, ध्वस्त नहीं करना चाहते हैं, उसको जैसे का तैसा बनाए रखना चाहते हैं। और ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई अपना धर्म परिवर्तन करे। अभी हाल में हाथरस की घटना में आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार का किस तरह का रुख रहा था, उसने किस तरह की भूमिका निभाई थी और उसका पर्दाफाश भी हो गया है। और उसी हाथरस की घटना से दुखी होकर कुछ लोगों ने सामूहिक धर्मांतरण किया था। उसके बाद से और चुभने लगा है संघ परिवारियों को ये धर्मांतरण। तो धर्मांतरण दो किस्म के, एक तो ये कि जो दलितों का धर्मांतरण हो रहा है वही सामूहिक रूप से हो रहा है। अब वैसे धर्मांतरण दूसरे धर्म के लोग नहीं करवाते हैं, न करते हैं, न संभव है। लेकिन दूसरा है व्यक्तिगत धर्मांतरण, जिसके मुझे मेरा मौलिक अधिकार है, मैं किसी धर्म को मानूं या न मानूं, ये
ये कोई पार्टी, कोई विचारधारा, कोई संगठन मेरे ऊपर थोप नहीं सकता है। लेकिन राजनाथ सिंह उसी फासिस्ट आइडियोलॉजी के कोख से जन्मे हैं, जो इस तरह की भाषा में हमेशा बात करती रही है, जो धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करती रही है, तोड़ती रही है। और यही अभियान चल रहा है लॉ जिहाद के नाम पर। और ये जो धर्मांतरण का पूरा किस्सा अभी फिर से गर्म हुआ है, वो लॉ जिहाद के नाम पर हुआ है। तो यूपी की राजनीति, राजनाथ सिंह यूपी से हैं और सारी राजनीति का केंद्र अब यूपी बनता जाएगा, क्योंकि 2022 में वहाँ चुनाव है, कई और राज्यों में चुनाव हैं। तो चुनावी राजनीति और पूरी एक हिंदू राष्ट्र का एजेंडा जो संघ परिवार का करीब 95 साल से चला आ रहा है, उसी का ये धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा है जिससे लोगों को भड़काना, उकसाना, बहलाना, ये सब चीज़ें की जाती हैं। और वही इसमें तो सही कहा है आईएएस अफसरों ने, रिटायर्ड आईएएस अफसरों ने, कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये हो रहा है। नफरत, विभाजन और कट्टरता की राजनीति का एपी सेंटर बन गया है उत्तर प्रदेश। वहाँ सबसे ज़्यादा वारदातें हो रही, वहाँ पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, सबका संघीकरण हो गया है, सांप्रदायिकरण हो गया है। और वो हमें हर घटना में उसके लक्षण दिख रहे हैं, उसके दर्शन हो रहे हैं। हर लगभग सब अधिकारी, पुलिस अधिकारी हों चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, वो इसी एजेंडे के तहत सारी मुहिम चला रहे हैं। हम चाहे सीए का मामला देख लें, चाहे तबलीगी जमात का मामला देख लें, चाहे दूसरी घटनाओं को ले लें लव जिहाद की, उसमें सब में एक ट्रेंड नजर आता है। और वो यही कि उत्तर प्रदेश अब पूरे देश भर में सबसे बड़ा केंद्र बन गया है नफरत और कट्टरता की राजनीति का। अगली खबर लेते हैं। दिल्ली दंगों के मुसलमान अभियुक्तों की पैरवी कर रहे महमूद प्राचा के दफ्तर पर छापा मारने की पुलिस की कार्रवाई किस तरह दोषपूर्ण, एकतरफा और भेदभाव पर आधारित थी, ये अब खुलकर सामने आ गया है। ये भी साफ हो गया है कि उन पर झूठा गवाह पेश करने का आरोप बेबुनियाद है और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई संदेहास्पद है। जिस इरशाद अली को बुलाने और अदालत में गलत जानकारी देने के लिए कहने के आरोप में प्राचा के यहाँ छापा मारा गया, उनके बयान से साफ है कि पुलिस झूठ बोल रही है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इरशाद अली ने इससे इनकार किया है कि प्राचा ने उन्हें अपने यहाँ बुलाया था। उन्होंने कहा कि वे खुद प्राचा के दफ्तर गए थे। उनका यह भी कहना है कि पुलिस ने अभियुक्तों को गलत तरीके से फंसाया है। इरशाद अली ने 4 मार्च 2020 को पुलिस में शिकायत की थी कि मूंगा नगर स्थित गत्तों की उसकी दुकान पर कुछ लोगों ने हमला किया था, तोड़फोड़ की, उन्हें 17-18 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उस स्थान के मालिक को भी 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पूर्व काउंसिलर ताहिर हुसैन, गुलफाम मोहम्मद, आबिद अरशद कयूम, शादाब शाह, रियासत अली और राशिद सैफी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इरशाद का कहना है कि उसकी दुकान पर हमला करने वाले मुसलमान नहीं थे। पुलिस का कहना है कि प्राचा ने इरशाद को अपने दफ्तर बुलाकर कहा कि उनके पास एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह शरीफ मलिक है, यदि वे इस गवाह की शिकायत को अपनी शिकायत के साथ जोड़ लें तो उनका केस अधिक मजबूत हो जाएगा। दिल्ली पुलिस को एक दूसरे मामले में मलिक की तलाश थी। पुलिस ने यह आरोप लगाया कि मलिक खुद एक मामला दर्ज कराना चाहते थे। वे दंगे के प्रत्यक्षदर्शी थे और प्राचा की ओर से दायर मामला झूठ, मनगढ़ंत और फर्जी है। पुलिस ने यह आरोप भी लगाया कि जुलाई में इरशाद अली ने हलफनामा दायर किया था। उसे पब्लिक नोटरी संजय सक्सेना ने अटेस्ट किया था, लेकिन संजय सक्सेना की मौत 3 साल पहले ही हो गई। सक्सेना की पत्नी ने पुलिस से कहा था कि उन्हें कोई जानकारी नहीं कि उनके पति के स्टाम्प से ऐसी कोई चीज को अटेस्ट किया गया है। तो ये प्राचा के मामले से एक बार फिर साफ हो गया कि पुलिस किस तरह से तमाम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है और जो निर्दोष लोग हैं अगर उनको बचाने की कोई कोशिश हो रही है तो उसको रोकने के लिए वो किस हद तक जा सकती है। वकील प्राचा के दफ्तर पर इसीलिए छापा मारा था क्योंकि वो जो इस तरह के निर्दोष मुस्लिम लोगों को फंसा रही है, दिल्ली पुलिस लगातार उनके केस लड़ रहे हैं, तो उनको दिक्कत हो रही है क्योंकि प्राचा बहुत सारे केसेस में पुलिस को बेनकाब करते जा रहे हैं। तो अब उनके खिलाफ मामला बनाकर उनके घर पर छापा मारा दफ्तर पर और तमाम कागजात और डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले गई ताकि वो अपना काम आसानी से न कर पाए। और इस घटना की सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, जो राष्ट्रीय स्तर की बार काउंसिल है, उसने सब ने इसकी निंदा की है, भर्त्सना की है, इसका विरोध किया है और साफ लग रहा है कि ये
ऊपर से कहीं से आदेश मिला हुआ है, कहीं से मतलब गृह मंत्रालय से, अमित शाह के दफ्तर से, कि ये इस पूरे दिल्ली दंगे के मामले को किस तरह से डील करना है, किस तरह से निर्दोष लोगों को जो सीएए के प्रदर्शनों में शामिल थे उनको फंसाना है, और कैसे जो अब ये मुस्लिम गद्दे वाले की दुकान थी वहाँ पर मुसलमानों पर ही आरोप लगाकर उनको उलझा दिया, जबकि जाहिर है कि मुसलमान के घर या दुकान पर तो हमले नहीं करेंगे, ये सामान्य सी समझ है, लेकिन उन्हीं को फंसा दिया और उन लोगों को बचा लिया जो इसके लिए, इस घटना के लिए जिम्मेदार थे। तो पक्षपातपूर्ण ढंग से दिल्ली पुलिस लगातार काम कर रही है, एक के बाद एक लगातार ऐसे रहस्योद्घाटन हो रहे हैं जिससे दिल्ली पुलिस का चेहरा कालिख से पुत चुका है, लेकिन वो बेशर्मी से फिर भी अपने काम में लगी हुई है। और दुखद बात यह कि हमारी अदालतें इस चीज को न ठीक से देख पा रही हैं और न ठीक से इसके खिलाफ खड़ी हो पा रही हैं, क्योंकि आखिरकार न्यायालय के पास तो तमाम अधिकार भी हैं और आंखें भी हैं, वो ज़्यादा अच्छे से देख सकती है कि पुलिस किस ढंग से पूर्वाग्रह दुराग्रह से ग्रस्त होकर साजिशन लोगों को फंसा रही है, परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी वो कार्रवाई नहीं हो रही है। तो एक पूरा हमारी व्यवस्था का जो इस समय पतन दिख रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, वो न्याय देने में सक्षम नहीं हो रही है। तो ये एक दूसरे तरह दिशा में हमें ले जा सकता है, जो हम कहते हैं कि असंतोष फैल सकता है, बाद में गृह युद्ध की तरफ ढकेल सकता है। ये छोटी छोटी चीजें इसी तरह से इकट्ठी होती हैं और बाद में एक नया और बड़ा और विकराल रूप ले लेती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और जो मैंने 2 छोटी गुजारिशें शुरू में की हैं, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने की और सदस्य बनने की, उस पर आप ज़रूर कदम उठाएंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।